नमस्कार, आप सभी का स्वागत गांव किसान में। मैं हूं मुकुल शर्मा। गांव किसान कार्यक्रम में लगातार आपको जानकारी देते हैं हम कृषि क्षेत्र में क्या कुछ नया हो रहा है, किसानों के लिए कौन सी नई तकनीक का विकास किया जा रहा है, साथ ही कृषि से जुड़े पशुपालन क्षेत्र में किसान कैसे आगे बढ़ सकते हैं और आपको दिखाते हैं एक कामयाब किसान की दास्तां भी। तो चलिए शुरुआत करते हैं कार्यक्रम की। किसान बहनों भाइयों, गांव किसान में सबसे पहले आज देखते हैं खेती किसानी में क्या है आपके लिए खास। खेत में लहलहाती फसल के पीछे किसान की जी तोड़ मेहनत होती है। किसान न ठंड देखता है न बरसात, बस अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता जाता है। लेकिन जब इस मेहनत पर प्राकृतिक आपदा का साया पड़ता है तो किसान को सिर्फ नुकसान उठाना पड़ता है। हर साल प्राकृतिक आपदा जैसे बाढ़, आंधी, ओलावृष्टि, पाले से फसलें खराब हो जाती है। ऐसे संकट से राहत देने के लिए केंद्र सरकार ने किसानों के लिए फसल बीमा योजना की सौगात दी। 2016 में शुरू हुई इस योजना से देश भर के किसान लाभान्वित हो रहे हैं, साथ ही जोखिम को कम कर रहे हैं। क्या है ये योजना, आइए जानते हैं। इस योजना में फसल का बीमा किया जाता है, जिसमें किसी आपदा में फसल खराब होने पर किसान को राशि दी जाती है और ये वही राशि होती है जिसका किसान प्रीमियम देता है, मतलब फसल का बीमा करता है। इस योजना के तहत किसानों को सभी खरीफ फसलों के लिए केवल 2% और सभी रबी फसलों के लिए 1.5% का एक समान प्रीमियम का भुगतान करना होगा। वहीं वार्षिक वाणिज्यिक और बागवानी फसलों के मामले में प्रीमियम केवल 5% निर्धारित है। इस योजना में किसानों द्वारा भुगतान किए जाने वाले प्रीमियम की दरें बहुत कम रखी गई है। साथ ही शेष प्रीमियम का भुगतान सरकार द्वारा किया जाता है। इस तरह से किसानों को एक तरह से फसल सुरक्षा दी जाती है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत जिन फसलों का बीमा किसान करा सकते हैं, उनमें मुख्य रूप से ज्वार, बाजरा, मक्का, मूंग, उड़द, अरहर और सोयाबीन के अलावा तिल, धान, कपास, मोट और मूंगफली शामिल है। खरीफ फसलों के पंजीयन की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2021 है। अगर बात पात्रता की करें तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत अधिसूचित क्षेत्रों में अधिसूचित फसल उगाने वाले पट्टेदार, जोतदार किसानों सहित सभी किसान इसके लिए पात्र हैं। फसल बीमा योजना के तहत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिला किसानों की अधिकतम कवरेज सुनिश्चित करने के लिए विशेष प्रयास किए गए हैं। फसल बीमा योजना के लिए ऑफलाइन यानी बैंक जाकर और ऑनलाइन दोनों ही तरीके से फॉर्म लिए जाते हैं। फॉर्म ऑनलाइन भरने के लिए pmfby.gov.in वेबसाइट पर जाना होगा। ऑफलाइन फॉर्म के लिए नजदीकी बैंक की शाखा में जाकर आवेदन दिया जा सकता है। राज्य में योजना के कार्यक्रम की निगरानी के लिए संबंधित राज्य की मौजूदा फसल बीमा पर राज्य स्तरीय समन्वय समिति जिम्मेदार होती है। सरकार ने बेहतर प्रशासन, विभिन्न एजेंसियों के बीच सही तालमेल, इस बारे में जानकारी के प्रचार प्रसार और प्रक्रिया में पारदर्शिता के लिए एक बीमा पोर्टल भी शुरू किया है। एंड्रॉइड आधारित फसल बीमा ऐप भी शुरू किया गया है, जो फसल बीमा कृषि सहयोग और किसान कल्याण विभाग की वेबसाइट से डाउनलोड किया जा सकता है। इसी के साथ ही गांव किसान में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। जल्द हाजिर होंगे, आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार
शाम 6 बजे से 7 बजे तक। खुशहाल होंगे खेत, पशु रहेंगे स्वस्थ। सरकारी स्कीम का होगा लाभ, जब एक्सपर्ट्स का मिलेगा साथ। आपके सवाल विशेषज्ञों के जवाब सिर्फ एक फोन कॉल की दूरी पर। देखिए किसानों का अपना प्रोग्राम हेलो किसान, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे से सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत गांव किसान में। अब आइए देखते हैं हमारा पशुधन में आज आपके लिए क्या है खास जानकारी। कृषि को नए आयाम देने के लिए खेती के साथ साथ मधुमक्खी पालन लोकप्रिय होता जा रहा है। मधुमक्खियों से शहद के अलावा अन्य उत्पाद भी मिलते हैं जिसे प्रसंस्करित कर अतिरिक्त मुनाफा कमाया जा सकता है। मधुमक्खियों के बारे में बेहतर जानकारी लेकर इस व्यवसाय को शुरू किया जा सकता है। इस व्यवसाय की सबसे अच्छी बात ये है कि इसे हर वर्ग का किसान या युवा आसानी से कर सकता है, क्योंकि इसमें शुरुआती खर्च बेहद कम होता है। उपलब्ध पूंजी और स्थान के हिसाब से व्यवसाय का स्वरूप घटाया या बढ़ाया भी जा सकता है। इसीलिए छोटे या भूमिहीन किसानों के लिए ये व्यवसाय वरदान से कम नहीं। मधुमक्खी पालन को व्यावसायिक रूप देने के लिए किसान इनका कृत्रिम रूप से पालन कर शहद निकालते हैं। इन्हें पालने के लिए मौन ग्रहों का इस्तेमाल किया जाता है। मौन ग्रह लकड़ी का एक विशेष प्रकार से बना बक्सा होता है, जिसका सबसे निचला भाग तलपट कहलाता है। तलपट के ठीक ऊपर वाला भाग शिशु खंड कहलाता है। शिशु खंड में अंडा, लार्वा, प्यूपा पाए जाते हैं। वह मौन वंश के तीनों सदस्य श्रमिक, रानी व नर रहते हैं। मौन ग्रह के 10 भाग में 10 फ्रेम होते हैं। श्रमिक मधुमक्खी द्वारा शहद का भंडारण इन्हीं कक्ष में किया जाता है। मधुमक्खियों का पोषण पराग व मकरंद द्वारा होता है, जो फूलों से मिलता है। व्यवसाय शुरू करने से पहले पालक इस बात को सुनिश्चित कर ले कि मधुमक्खियां अपना भोजन कहां से प्राप्त करेगी। इसीलिए बक्से ऐसे स्थान में रखें जहां पेड़ पौधे बहुतायत में लगे हो, या फिर खेत के बीचों बीच भी रखे जा सकते हैं। मधुखंड में स्थित चौखटों में जब 75 से 80% तक शहद जमा हो जाए तो शहद निकाल लिया जाता है, जिसे साफ करके बोतलों में भरकर आसानी से बेचा जा सकता है। किसान चाहे तो अपना समूह बनाकर भी अपने उत्पाद बाजार में बेच सकते हैं। इस तरह से मधुमक्खियां भूमिहीन किसानों और युवाओं का भविष्य संवारने में सक्षम है। बस जरूरत है सही जानकारी लेकर आगे बढ़ने की। भारत कृषि प्रधान देश है और जहां पर हम देखते हैं कि जो हमारे लाभकारी कीट हैं उनका एक बहुत बड़ा रोल है कृषि उत्पादन में, और मधुमक्खी पालन जो है वो एक अच्छा व्यवसाय भी है। और अगर हम देखें तो उत्पादन की दृष्टि से ये परपरागण की क्रिया करके हमारे उत्पादन को बढ़ाने का कार्य करती है। मधुमक्खी पालन जो है वो भारत में 3 तरह की मक्खियाँ पाई जाती हैं। एक तो एपिस फ्लोरा है, जो बहुत छोटी आकार की मक्खी होती है, जिससे हमें 750 ग्राम तक शहद मिलता है। दूसरी मक्खी होती है एपिस सिराना इंडिका, जो मधुमक्खी पालन के लिए प्रयोग में लिया जाता है, एपिस सिराना इंडिका। इसके साथ साथ एक और मक्खी एपिस डॉर्सेटा, जो बड़ी मक्खियाँ होती हैं, जो बहुत एग्रेसिव होती है और जिसको हम पालने की दृष्टि से उसे नहीं पाल सकते। जो बड़े बड़े आपने देखा होगा टंकियों में या बड़े बड़े पेड़ों में बड़े छत्ते लगाती है, और इनके छत्ते करीब 1 मीटर के लगभग होते हैं। लेकिन इस पे अभी बहुत अनुसंधान चल रहा है। अगर ये पालने के योग बन जाए तो शायद इसमें हमें बहुत अच्छा रिजल्ट मिल सकता है। भारतवर्ष में जो है 60 के दशक में जो है इटालियन से ये जो मक्खी है जो पाली जा रही है वो इटालियन मधुमक्खी है, एपिस मेलिफेरा। ये इटली की मक्खी है। और पूरे एक बॉक्स के अंदर 3 तरीके की मक्खियाँ होती हैं। रानी होती है, नर होता है और वर्कर होता है। रानी का काम है वो अंडे देने का काम है, जो पूरे उसमें अंडे देती है, जो प्रतिदिन करीब 1500 से 2000 अंडे प्रतिदिन वो दे सकती है। इसके साथ साथ जो नर का काम है वो सिर्फ संभोग करना है, और वो पूरे एक बॉक्स में 200 से 400
मक्खियाँ होती हैं वो निर्भर करता है उसके ऊपर, जब हमारे पास बहुत कुछ उपलब्ध होता है। इसके साथ साथ जो वर्कर है वो सारा काम करती है। वो वर्कर जो है वो शहद लाने का काम करती है, पराग लाने का काम करती है। मधुमक्खी पालन से जो है वो हमें जो है वो शहद मिलता है, इसके साथ साथ वैक्स मिलता है, पराग मिलता है, और जो हम देखते हैं कि ये शहद जो है बहुत ही अच्छा गुणकारी होता है, जो हमारे बहुत से औषधि में प्रयोग किया जाता है। पराग भी जो है वो औषधि के रूप में उसका प्रयोग किया जाता है। उसे हम इसके सिरे में लगा करके उसका कलेक्शन का काम करते हैं, और इससे जो है एक बॉक्स से हमें 40 से 50 किलोग्राम शहद तक एक बॉक्स से, जो हमारी इटालियन मधुमक्खी है जो एपिस मेलिफेरा, इससे एक बॉक्स से हमें 40 से 50 किलोग्राम शहद मिलता है। इसका सबसे अच्छा समय जो है वो सितंबर से लेकर के और मार्च तक जो है, जहाँ पर हम अधिक से अधिक शहद को प्राप्त कर सकते हैं। इसे कोई भी किसान भाई या जो युवा जो है वो इसे कर सकता है। खेती के साथ साथ ये मधुमक्खी पालन करके वो अपने लाभ को कमा सकता है, अतिरिक्त वो आय अर्जित कर सकता है। इसके साथ साथ जो है उसका कृषि में उत्पादन भी बढ़ सकता है। तो जाना आपने किस तरीके से आप पशुपालन क्षेत्र में भी आगे बढ़ सकते हैं, और यहाँ भी असीम संभावनाएं मौजूद हैं जिनके जरिए आप मुनाफा कमा सकते हैं। अब आइए नजर डाल लेते हैं इस माह के पशुपालक कैलेंडर पर। जुलाई माह का पशु कैलेंडर 2021। जुलाई माह में ध्यान देने वाली बातें। इस माह में वर्षा ऋतु आने की संभावना रहती है, अतः पशु परिसर को सूखा एवं साफ रखना चाहिए तथा गर्मी एवं नमी जनित रोगों से पशुओं को बचाना चाहिए। खुरपका मुहपका यानी FMD, गला घोटू यानी HS, लंगड़ा बुखार या कृष्णजंघा यानी BQ, इंटेरोटॉक्सीमिया रोग के टीके यदि नहीं लगाए गए हों तो अब अवश्य लगवा दें। इस माह में भैंसों का ब्यान शुरू हो जाता है, अतः प्रजनन संबंधी सावधानी के साथ नवजात की सुरक्षा हेतु पूरी जानकारी प्राप्त होनी चाहिए। जैसे पैदा होने के साथ बच्चे के नाल को 1.3 से 2 इंच पर धागे से बांधकर एवं नए ब्लेड से काटकर टिंचर आयोडीन लगाना चाहिए। चारे के लिए मक्का की दूसरी फसल बोने का उचित समय है। बीज मात्रा 25 से 30 किलोग्राम प्रति एकड़ प्रयोग करें। तो जाना आपने कैसे आप अपने पशु को स्वस्थ और निरोगी रख सकते हैं इन तमाम सावधानियों को अपना के। फिलहाल गांव किसान में यहाँ वक्त चला एक और छोटे से ब्रेक का। जल्द हाजिर होंगे, आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। खुशहाल होंगे खेत, पशु रहेंगे स्वस्थ, सरकारी स्कीम का होगा लाभ, जब एक्सपर्ट्स का मिलेगा साथ, आपके सवाल विशेषज्ञों के जवाब, सिर्फ एक फोन कॉल की दूरी पर। देखिए किसानों का अपना प्रोग्राम हेलो किसान, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे से सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत गांव किसान में। अब आइए देखते हैं एक कामयाब किसान की दास्तां। जी हाँ, एक ऐसी दास्तां जो लगातार दूसरे किसानों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन चुकी है। साथ ही कैसे एक किसान इन सफलता की सीढ़ियों पर लगातार आगे बढ़ जाता है और कैसा रहा ये कामयाबी का सफर। कौन है ये खास किसान, आइए देखते हैं।
मेरठ जिले के गोविंदपुर गांव की रहने वाली उर्मिला की इस समय उम्र करीब 70 वर्ष है, मगर इनके हौसले ने उम्र के इन बंधनों को भी पीछे छोड़ दिया और इस उम्र में भी वो बखूबी जैविक खेती कर रही है। वो बताती है कि उन्होंने अपनी शुरुआती पढ़ाई बुलंदशहर से पूरी की। कम उम्र में शादी हो जाने के कारण उन पर जल्द ही जिम्मेदारियां आ गई। इन जिम्मेदारियों में आर्थिक समस्याएं भी बनी रही, लेकिन उन्होंने अपनी पढ़ाई जारी रखी और इन कश्मकश में भी राजनीति शास्त्र में MA की डिग्री ली। इन तमाम संघर्ष के दौरान उन्होंने महिलाओं की दशा को सुधारने का विचार बनाया, लेकिन इस बीच गांव की रूढ़िवादी परंपराएं भी आड़े आई। मगर उर्मिला ने उतने ही साहस के साथ ये सफर जारी रखा। जब गांव की तकलीफें देखी ना कि यहाँ की महिलाएं आज भी पुरानी परंपराओं पे चलते हैं, भूत प्रेत टोना टोटके और ये झाड़ा वाड़ा इस पे ही चलते हैं, उससे बहुत नुकसान हो जाता है हमारा। दूसरा क्या है कि गांव में अभी महिलाओं को ये अधिकार कोई नहीं है कि वो कृषि के संबंधित एक किसान की पत्नी होकर पूरा टाइम खेत में काम करती हैं, लेकिन उनको अधिकार नहीं कि उस खर्चे को या कोई फैमिली का संचालन या उनको कोई प्रगतिशील ऐसी बात मन में आए कि तुम भी कुछ करो या तुम भी हिसाब रखो। मतलब उनको कहीं कोई ऐसा लगता नहीं आधार कि अभी किसी महिला को ऐसा, बहुत एजुकेटेड महिलाएं हैं, करती हैं, ऐसा नहीं कि भागीदारी करती हैं, लेकिन वर्किंग में तो करती हैं। लेकिन अभी जो मान्यता मिलनी चाहिए कि स्त्री को आज के एजुकेशन के युग में, जब हम कंप्यूटर में पहुंच गए हैं, प्लेन उड़ा रहे हैं, हवाई जहाज चला रहे हैं, तो हमारी गांव की महिलाएं अभी बहुत पीछे हैं। पति की मौत के बाद उनके बेटों ने उनका पूरा साथ दिया। उनके परिवार ने भी खेती के उनके निर्णय को सहर्ष स्वीकार किया। अपने पति की नौकरी के दौरान ही उन्होंने बागवानी करना सीख लिया था, लेकिन उनका ये ज्ञान गांव आकर फलीभूत हो गया। आज उनके खेतों में बासमती धान, गेहूं, हल्दी जैसी फसलें लगी हुई हैं। बासमती राइस है वो घर का बहुत अच्छी क्वालिटी का तैयार हो रहा है और बहुत खुशबूदार, बहुत ड्यूरेबल, उसमें कीड़ा वगैरह नहीं आ रहा, ना गेहूं में भी कीड़ा नहीं आ रहा। तो उपभोक्ता को ये बात बहुत पसंद आई है। हल्दी की सबसे ज़्यादा डिमांड है और ये फ़ायदे की भी चीज़ है, क्योंकि जो हल्दी आप बाज़ार से लेते हैं उसको पानी में घोलिए तो उसमें आपका पूरा घुलेगा नहीं, नीचे बैठ जाएगा, हमारा पूरा घुल जाएगा। तो ये इसकी पहचान है और हल्दी पाउडर की बहुत डिमांड है। और अब मेरे पास अभी थोड़ी जगह है तो मैंने क्या किया, पूरी बाउंड्री पे हल्दी लगा दी। कैसे क्या करें, बॉर्डर को मैंने सील कर लिया और ये बीच में जहाँ पर जगह है ना वो सारा भी मैंने कर दिया उसी से। तो हल्दी को बढ़ाना है और हल्दी में बहुत फ़ायदा है। वो अपनी फसलों से बने उत्पाद बेचती हैं। इसके लिए उन्होंने गांव की महिलाओं को रोजगार दे रखा है। आज उर्मिला खुद प्रकृति को संवारने में लगी है। इनके खेतों में एक हिस्सा ऐसा भी रखा गया है जिसमें खूबसूरत फूलों के पौधे और औषधीय पौधे भी लगे हुए हैं। वो बताती है कि ऐसे स्थानों में सुकून और शांति का अनुभव होता है। जो आपके पूर्वजों ने गांव में संपत्ति छोड़ी है उसको पुनरुद्धार कीजिए और उसमें जाकर काम लगा के, मन लगा के काम कीजिए, ताकि आपको जो आपकी खेती बाड़ी है आज के युग में बहुत बड़ा व्यवसाय बन गई है। तो ये नहीं है कि छोटा हम रोटी खाएंगे और एक गंवार किसान बन के रहेंगे। किसान नहीं बनना है हमको, आपको तो एक व्यवसायी बनना है जो आपकी फार्मिंग से आपको मिलेगा। आप लौट के गांव में आइए, गांव को थोड़ा मोटा कीजिए और शहर को थोड़ा पतला कीजिए। मेरी आपसे निवेदन है कि युवा पीढ़ी को इस तरफ आना चाहिए और जो शहर में रह करके आप जीवन यापन करें उससे श्रेष्ठ स्वास्थ्य मिलेगा, विचार आपका संगठन मिलेगा, आपका परिवार मिलेगा। आप पशुपालन करके अच्छी व्यवस्था अपने बच्चों की, अपने परिवार की बना सकते हैं। सही मायनों में देखा जाए तो उर्मिला न केवल महिला सशक्तिकरण के लिए लाजमी कदम उठा रही है, बल्कि इस दौड़ भाग से भरी जिंदगी को बेहतर ढंग से जीना भी सिखा रही है। तो देखा आपने कैसे हमारे जो किसान हैं नई नई जानकारी लेकर लगातार आगे बढ़ रहे हैं और कृषि क्षेत्र में नए नए आयामों को छू रहे हैं। हम उम्मीद करते हैं आप भी लगातार कृषि क्षेत्र में नित नई ऊंचाइयों को छूते रहें। फिलहाल आज गांव किसान में बस इतना ही, लेकिन चलते चलते आपको हम बता दें, आप हमारे कार्यक्रम के जो पहले से प्रसारित कार्यक्रम हैं उनको देखना चाहते हैं तो आपकी टीवी स्क्रीन पर जो QR कोड आ रहा है इसको आप स्कैन कर सकते हैं। आप जुड़ जाएंगे दूरदर्शन किसान के YouTube चैनल पर, जहां पर आपको ये सारी जानकारी किसी भी समय उपलब्ध होगी। फिलहाल आज के लिए गांव किसान में बस इतना ही। दीजिए इजाज़त, नमस्कार।